अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कराची से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नमस्कार और एबीपी न्यूज स्टूडियो से मैं सिद्धार्थ शर्मा आपके साथ हाजिर हूं लेकर एक और अनूठी पहल जियो न्यूज और एबीपी न्यूज के साथ। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बेंगलोर में धोनी की टीम को धो डाला और शुएब मलिक जो कि इंडिया के जमाई हैं, उन्होंने बेंगलोर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ससुराल को हैरान परेशान कर दिया। और अब देखना यह है कि अहमदाबाद में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ अपना हिसाब बराबर करेगी या नहीं करेगी। और आज इसी पे हम यहाँ कराची से और सिद्धार्थ शर्मा जो हैं वो दिल्ली से बातचीत करेंगे। एबीपी न्यूज़ और जियो न्यूज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये जो स्पेशल क्रिकेट शो है, इसमें यहाँ पर हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जनाब सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान के माने जाने क्रिकेटर, अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर, असद शफीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और सिद्धार्थ शर्मा साहब इंडिया में अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। शुक्रिया अमीर साहब। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक। स्वागत है इंजी भाई आपका। विनोद कामली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमेशा की तरह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, और मनोज प्रभाकर भी हमारे साथ इस शो में शामिल रहेंगे। आपका भी स्वागत है मनोज जी। और सीधा पहला सवाल उधर आपकी तरफ सिकंदर बख्त साहब से कि सिकंदर जी, अब पहला मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीत लिया, मेहमान नवाजी हमने कर दी है, अब आगे इस तरह का आपको और मिले रिस्पांस हमारी तरफ से या इस तरह की खिदमत और मिले मुमकिन नहीं है? अब सिद्धार्थ शर्मा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो मैच जीता है ये मेहमान नवाजी हुई है, उन्होंने जनाब आपको खुद ही जितवा दिया, ये उनका दावा है। सर आप मैं तुमसे ये कहूँगा कि आप प्लीज़ पाकिस्तान आ जाएं, हम आपको मेहमान हम आपको रखेंगे, हम आपको जिता देंगे, आप आ तो जाएं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान करेगा कि जी भारत अगर पाकिस्तान आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा ऑनर होगा, और हम आपको ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे। और जिन खानों का मैंने अभी जिक्र कर रहा था आपसे, वो सारे खाने खिलाएंगे। अच्छा कामली साहब, जब पिछला प्रोग्राम हम कर रहे थे तो आपका और प्रभाकर साहब का ख्याल था कि इंडिया जीतेगा, लेकिन आपके जो जमाई हैं शुएब मलिक साहब, उन्होंने आपसे मैच छीन लिया। तो शुएब मलिक के बारे में क्या कहेंगे आप? अमीर साहब, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपने दो मलिक यहां पर भेजे हैं, दो मलिक है, एक है विना मलिक और एक है शोएब मलिक। हाँ। ये दो मलिक आपने भेजे हैं, तो यहाँ पर जरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। हाँ। इसलिए थोड़ा वो एंटरटेनमेंट जैसा शुरुआत होती है तो वैसे हमने शुरुआत की है। और जिस तरह से अभी शोएब मलिक की बात करेंगे तो वो दामाद है हमारे, तो हमने भी थोड़ी मेहमान नवाजी बताए, एक वेलकम ड्रिंक दिया है। लेकिन जो फ्राइडे का मैच होगा मीर साहब, उसमें तो बिरयानी अभी पक रही है, वो बिरयानी में हम लोग खुद खाएंगे, ये टाइम पाकिस्तान को हम लोग नहीं खिलाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो फ्राइडे का मैच है वो आप खुद खाएंगे और ये जो बिरयानी है ये आप पाकिस्तान को नहीं देंगे। लेकिन पिछले मैच जो प्रोग्राम था उसमें हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी क्रिकेट मैच होता है तो बहुत सख्त बातें अंदर में क्रिकेट ग्राउंड में होती हैं, तो वो हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित होगी। आपको क्या लगता है अगले मैच में भी इसी तरह होगा, किसी ना किसी के साथ कामरान अकमल साहब जो है उनकी सख्त बातें होंगी, या हमें इससे गुरेज करना चाहिए? वी मस्ट अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मीर साहब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हम कहते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, तो ये जेंटलमैन्स गेम नहीं होकर जेंटल वुमन गेम हो गया है कि आप गाली गलौज नहीं कर सकते हो, आप प्लेयर्स को कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये आईसीसी का जो रूल है, तो इसमें मजा नहीं आएगा। कब मजा आएगा कि अगर आप सिर्फ बॉलर आके बॉलिंग करेगा और वापस चला जाएगा, अच्छा छक्का खाएगा तभी भी कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो ये जो रूल रखा हुआ है, तो वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जितना होता है, बाकी आप देखोगे तो एशेस में ज्यादा होता है, उसमें तो डबल गाली गलौज होता है, तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट टीम है उनके ऊपर ये बहुत लाजमी किया जाता है, ये कानून बहुत लाजमी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से हम अभी हम फ्रेंडशिप करके वहां पर मैच खेलने का तो वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गेम हो गया अभी जेंटल वुमेन्स गेम। चलिए अब अगला सवाल आपसे, उधर हमारे जो मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक साहब, उनसे बात करते हैं। रज़ाक साहब ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने आई और शुरू में ही 3 झटके हमारे यंगस्टर भुवनेश कुमार ने दिए, तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि मैच में जो है हमने वापसी कर दी। वो अलग बात है कि बाद में शोएब और मोहम्मद हफीज ने मैच को छीन लिया, लेकिन फिर आखिरी लम्हों में फिर से मैच वापसी कर ली। तो पाकिस्तान भी अगर मैच जीता है तो बमुश्किल ही जीता है। नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल नहीं जीता। और ये T20 में आप देखें, ये जो टारगेट 135 या 140 का होता है, ये बड़ा अचीवेबल होता है, इसमें आप कर सकते हैं।
अगर विकेट्स आपकी हैंड में हो, आप 1-2 ओवर सर्वाइव भी कर लेते तब भी आप कम बैक कर सकते हैं। तो वैसा ही हुआ, शुरू के फर्स्ट 6 ओवर इंडिया के पास से गेम थी और जिस तरह शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ ने स्टैंड लिया और बॉल भी लेफ्ट किए, तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट की ब्यूटी है T20 की। और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया, जितने भी लोग देखते हैं वो उनको सीखना चाहिए कि ये T20 में इस तरह की सिचुएशन आती है और कभी भी इसमें आप अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने देखें जिस तरह स्टैंड करने के बाद इन दोनों की पार्टनरशिप लगी तो एकदम से वन साइडेड मैच हो गया। इंजमामुल हक साहब, ये बताएं कि अश्विन नहीं खेले इंडिया की तरफ से, सहवाग नहीं खेले इंडिया की तरफ से, क्या इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ? नहीं, सहवाग जिस तरह के प्लेयर हैं और जाहिर बात है कि उसका फ़ायदा हुआ क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर है, जिस टाइम भी खड़े होते हैं वो जितवा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद इंडिया की जो उनकी बैटिंग ऑर्डर था वो बहुत लंबा था। और अभी जिस तरह ये सवाल हुआ था कि जी पाकिस्तान आराम से जीता, जिस तरह पाकिस्तान को जीतना चाहिए था 134 पे, जिस तरह बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी कि 134 पे आउट करने के बाद इजी मैच जीतना चाहिए था, तो वो पाकिस्तान नहीं जीत सका। कि जी मुश्किल हो गया कि जी अगर आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए तो इसका मतलब है कि जी आप है ना मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, मैच मुश्किल हो गया। तो पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी थी कि इस मैच को और भी आसान तरीके से जीत सकता था, तो और भी प्रेशर इंडिया पे आ सकता था। सिकंदर साहब, शोएब मलिक की बात आपने की और वहां पर हामिद मीर साहब भी शोएब मलिक का जिक्र कर रहे थे। ये बताइए, अगर शोएब मलिक इतने ही काबिल हैं तो क्या वजह है कि उन्हें वनडे स्क्वाड में नहीं रखा गया? नहीं, देखिए ये तो खेल में तो ये चलता रहता है, कभी आप कभी परफॉर्मेंस देते हैं, कभी दूसरी जगह परफॉर्मेंस नहीं भी दे पाते। शोएब मलिक पहले काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, उनकी पिछली जो 16 मैचेस थे उसमें इतने वो आउटस्टैंडिंग नहीं खेले थे, हमने कल उस पर डिस्कस भी किया था। मगर वक्त आया जब अपने ससुराल गए तो उन्होंने काम दिखा दिया। देखें, वक्त पे काम करना चाहिए, वो वक्त जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। तुक्का नहीं कहते थे, क्रिकेट में तुक्का नहीं लगता। क्रिकेट का खेल, कल मैंने अगर आपको याद हो पहले प्रोग्राम में कहा था 50-50। देखिए 50-50 मैंने इसीलिए कहा था, पहले आप लोग लीड कर रहे थे, फिर हमने आपके 7 खिलाड़ी आउट कर दिए 21 रन पे, फिर आपने हमारे 3 आउट किए, फिर हमने आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगा के हमने मैच जीत लिया। तो इसीलिए मैं आपको कहता कि ये हम दोनों का जो मैच होगा वो इसी तरह रहेगा, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, 50-50 चलेगा। और जो कोमली ने बात की, मैं टोटली एग्री विथ हिम कि जी ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये तो खेल का मजा है, अगर नहीं होंगे आप यकीन करें ये खेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा प्रभाकर साहब, ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान तो तुक्के से मैच जीत गया, तो जरा ये बताइए, जरा थोड़ा ईमानदारी से ऑनेस्टली, पाकिस्तान ने सारे कैच पकड़े, पाकिस्तान ने आपके बैट्समैन जो हैं उनको रन आउट किया, और ठीक है बैटिंग लाइन जो थी पाकिस्तान की थोड़ी वीक थी, लेकिन हमारे जो बॉलर थे मोहम्मद इरफान, उन्होंने बहुत तंग भी किया। तो ये तुक्के से जीतने वाली बात जो है ये थोड़ी सी ज्यादती नहीं है? देखिए, दोनों तरफ की जो लड़ाई थी, मैं समझता हूं कि सिकंदर साहब ने जैसे बोला कि बहुत भरपूर एक 50-50 आप कह सकते हैं, मगर जो शुरुआत थी मैच की, बेहतरीन तरीके से आपके बॉलर्स ने दबाव डाला, बहुत ही मज़ा आया देखकर आपके इरफान को। मुझे नहीं लगता, अल्लाह ताला करे कि इसी तरीके से बढ़ता रहे तो ये वर्ल्ड क्लास बन सकता है। वसीम अकरम के बाद जिस तरीके से इसका एक्शन है, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद हमारे बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा दबाव बनाया शुरू में, मगर जैसे कहते हैं कि जैसे इंजमाम ने बोला है कि एक तरफा होना चाहिए था 134 के स्कोर पे, इससे ये तो साफ हो गया कि आपकी बैटिंग पे भी उंगली उठती है, आपकी बैटिंग में भी वो दम नहीं है। नहीं तो ये जो मैच है एक तरफा पाकिस्तान जीत सकता था मगर जीत नहीं सका। तो मुझे यही कहना है कि अगले मैच में पता चलेगा जो गलतियां हुई हैं उसे कैसे संभाला जाता है। आपकी तरफ से भी बैटिंग में गलतियां हुई हैं, हमारी तरफ से भी हुई हैं, तो अगर ये दोनों इससे हम सीख लेंगे तो अगला मैच और मजेदार होगा। अगले मैच को लेकर हम चर्चा करेंगे, चर्चा बढ़ाई जाएगी आगे। भुवनेश्वर कुमार की भी बात करेंगे, असद शफीक की बात करेंगे, मोहम्मद इरफान की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जैसा कि मीर साहब ने नाम दिया टाकरा, ये टाकरा जो स्टूडियो में चल रहा है इसे रोकना पड़ेगा। कुछ देर के बाद फौरन हाजिर होंगे। पहला T20 मुकाबला भारत हार गया और अगले T20 मुकाबले में अहमदाबाद से पाकिस्तान से 2-2 हाथ होने हैं। हम ABP न्यूज और जियो न्यूज के साथ एक अनोखी पहल लेकर आपके सामने आए हैं और सीधा चलते हैं जियो न्यूज स्टूडियो कराची में। वहां पर मौजूद हैं असद शफीक, जो कि खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर है लेकिन चोट की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। असद, आपसे सवाल, आपको लगा देख कर के जो बैटिंग लाइनअप, जिस तरह से आपका शुरुआती बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुआ, तो लगा कहीं कि मेरी कमी वहां पर खल रही थी, आपको होना चाहिए था वहां पर?
नहीं, बिल्कुल जिस तरह स्टार्ट में इंडिया ने बॉलिंग की, स्पेशली वो डेब्यूटेंट जो थे कुमार, उन्होंने बॉल को दोनों तरफ मूव किया। एज अ बैट्समैन जब आप किसी डेब्यूटेंट बॉलर को खेल रहे होते हैं तो आपके माइंड में इतना नहीं होता कि वो दोनों स्विंग इतने कंट्रोल से करेगा, लेकिन उसने आउट स्विंग भी इन स्विंग भी बड़े कंट्रोल से की। बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरू में जो है वो नए बॉल से उसने बड़ा अच्छा यूज़ किया कंडीशन को और नए बॉल को। लेकिन अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी की भी, शाहिद अफरीदी पर भी और उनके प्रदर्शन पर भी नजर थी, और शाहिद अफरीदी की बल्लेबाजी जब आई तो शाहिद अफरीदी को ज्यादा मौका लगा नहीं, लेकिन क्रीज पर बने रहे। इंजी भाई ये बताएं तो क्या ये इसी के ऊपर नजर थी और आगे ओडीआई में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस पर बहुत कुछ तय होना था उनके T20 परफॉर्मेंस पर। तो अब तो नॉट आउट रहे हैं, तो ओडीआई में जगह के लिए उनकी दावेदारी भी बरकरार है, भले रन ना बनाए हो। पहली बात तो ये है कि अगर टीम अनाउंस हो जाए, अगर कोई लड़का बीच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो ये नहीं है किसी लड़के को बाहर करके किसी को कर दिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह का आफरीदी प्लेयर है और जिस तरह की विकेटें उसको सूट करती हैं, उसकी बॉलिंग को भी और बैटिंग को भी, तो वैसे तो मेरा ख्याल है कि जी उसको होना चाहिए था वनडेयर्स में, लेकिन इस परफॉर्मेंस पे नहीं कि जी आफरीदी की। अगर आफरीदी कर देता है, इसके बाद भी बहुत सारे टूर हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हम सिर्फ इसी 3 वनडे के लिए कंसीडर करें। लेकिन यह कि जी आफरीदी ने, मैंने उसको नेट में भी देखा, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो इंशाल्लाह ये है कि जी वो इसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी देगा T20 में। लेकिन ये है कि जी हाँ, उस पर डाउट्स इस टाइम लोगों के हैं कि जी अगर वो इस सीरीज़ में ना परफॉर्मेंस कर सका तो उसके लिए आगे मुश्किल हो सकती है। मैं सिकंदर साहब से बात करना चाहता हूँ। सिकंदर अब्दुल रज़ाक साहब, ये जो इंडिया ने एक बॉलर इंट्रोड्यूस करवाया है भुवनेश्वर कुमार, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है और इंडिया के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि काफ़ी देर के बाद उनको स्विंग बॉलर ये अच्छा मिला, और इसकी जो निप है हिट द सीम करता है और ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में। अच्छा, मैं प्रभाकर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो अगला मैच है इसमें इंडिया की मोहम्मद इरफान के बारे में और शुएब मलिक के बारे में क्या स्ट्रेटजी होगी? दोनों ने काफ़ी तंग किया इंडिया को। देखिए, मोहम्मद ये अपने इरफान के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेहतरीन आपके पास एक्सपेक्ट है, फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर मेहनत करे। थोड़ा रनअप है, थोड़ा गड़बड़ा रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उसने बॉल करा है बहुत ही आला परफॉर्मेंस था। हमारे बैट्समैन को चकमा, अगर विराट कोहली उसके सामने स्ट्रगल कर रहा था तो मैं समझता हूँ वो किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी थ्रेट होगा, स्पेशली साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका भी आपको आसानी से विकेट नहीं देगा जिस पे वो खुद फंसें, तो यहाँ पे उसका तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। और रही बात आपके बैट्समैन की, बैट्समैन को हमारे भुवनेश्वर ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके, हालात तो पतले होते आपके भी, अगर आपका कप्तान इस तरीके से नहीं खेलता और जिस तरीके से वो माहिर है कप्तान की इनिंग खेलने के लिए, तो आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती थी। जैसे शोएब खेल के गए, बहुत ही आला, इसमें लग रहा था कि हाँ जो एक्सपीरियंस है वो काम आया है आपके पास, वरना अगले मैच में जो गलतियां हैं अगर हम उसे सुधार लें तो बड़ा अच्छा मैच होगा। मैं सिकंदर अमीर साहब, मैं सिकंदर बख्श से बात करना चाहता हूं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप देखोगे तो दोनों टीम में जो जिसने डेब्यू किया है मोहम्मद इरफान और हमारी तरफ से भुवनेश्वर, ये दोनों प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो ना ही पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भुवनेश्वर को पढ़ पाया, ना ही इंडियन बैट्समैन ने मोहम्मद इरफान को पढ़ पाया। तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से ये प्लस पॉइंट इंडियन और पाकिस्तान टीम के पास था। क्या लगता है आपको ये सरप्राइजिंग? क्योंकि अगर मैं नया कोई बॉलर खेल लेता हूं और मुझे पता नहीं रहता तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए कामली, आप भी बैट्समैन, आपको पता है कि अगर जो पेस होती है पेस रहती है। अगर बंदा जो फास्ट होता है, जैसे कि इरफान करा रहे थे, जो बाउंस उसको बिकॉज ऑफ हिज हाइट मिल रहा था, वो हमेशा एडवांटेज में रहेगा और वो किसी भी विकेट पे स्लो ट्रैक पे भी अपनी पेस से और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उससे बैट्समैनों को तंग करेगा। भुवनेश्वर कुमार जो है, उसको अगर उसका स्विंग नहीं हुआ किसी पिच पे तो वो बेचारा मार भी खा सकता है, इसलिए कि उसके पास वो पेस नहीं है कि जो कि इरफान के पास है। तो ये दोनों को बड़ा फर्क होगा कि हमने ये देखना है। और दोनों इसलिए कि दोनों ने डेब्यू किया है, वी हैव टू वेट एंड सी कि फ्यूचर में इनकी फिटनेस कैसी रहती है। जैसे कि अभी पोबाकर कह रहे थे कि हार्ड वर्क और दोनों की फिटनेस कैसी रहती है और जो स्लो ट्रैक्स हैं वो दोनों उस पे कैसे बॉल करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान और भारत दोनों को ये फायदा हुआ इन दोनों नए खिलाड़ियों से। अच्छा, एक मुझे ये बात बताइए प्रभाकर जी कि इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत थी, बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन वो नहीं चल सकी।
पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने कुछ ना कुछ काम कर दिखाया। अब आपका क्या ख्याल है, अहमदाबाद की विकेट को स्लो कर दिया जाएगा या वो पहले से स्लो है? नहीं, अहमदाबाद की विकेट मैं समझता हूं कि ज़्यादा तेज़ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ सर्दियों के मौसम में ये चीज़ होती है, सिकंदर साहब भी मेरे से सहमत होंगे, तो मैं समझता हूं कि जो ड्यू फैक्टर है, जो टॉस जीतता है वो 15% या 10% मैच उसके फेवर में हो जाता है। तो आपको भी यही फायदा हुआ है टॉस जीतने का, आपके पास एक टारगेट मिल गया तो आप उस पर प्लान कर सकते थे। यही चीज हम अगर टॉस जीतते तो हम वो गलती नहीं करते जो हमने पहले बैटिंग में करी है। तो इसका ज्यादा फायदा उसे ही है इस फॉर्मेट का सर्दियों में रात में, कि जो ड्यू है वो बहुत आड़े आता है। तो मुझे लगता है कि धोनी इस बार टॉस नहीं हारेगा। ये भी रही कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो गया और हमने 8 बल्लेबाज खिला लिए अश्विन को बिठाकर। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, साथ ही हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे वो 5 चीजें जो भारतीय टीम को करनी होगी ताकि अहमदाबाद का T20 जीते। इंजमाम उल हक भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी सवाल जो है एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर।